जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास के 7th चैप्टर का पार्ट 11, जिसमें कि हम देखेंगे मेंढक के तंत्रिका तंत्र के बारे में और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में और उसका जो आर्थिक महत्व है वो भी हम देखने वाले हैं। दैट मीन्स इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, लेकिन ये सिर्फ कंटेंट वाला, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का भी तो होता है अपना, तो ये कंटेंट वाइज लास्ट अपना पार्ट होगा जिसमें हम ये सब चीज़ें फिनिश करने वाले 7 चैप्टर। फिर हम आएंगे अपने सेल वाले 8 चैप्टर पे, है ना। तो आज अपन फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट इन द सेंस ये नहीं कि मैं ऐसे ही बस पढ़ाऊंगी और चली जाऊंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जल्दी, यानी कि आज ये अपना वाइंड अप होने वाला है। सो आई एम सो एक्साइटेड कि बहुत दिनों से हम कॉकरोच, मेंढक और ये पढ़ते जा रहे हैं, केचुआ। ऐसा लगता है कि क्या क्या नहीं पढ़ लिया हमने। तो हम स्टार्ट करें हमारा मेंढक बिना बातें किए हुए। तंत्रिका तंत्र, एक बार कलर चेंज कर लो बच्चों। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेंढक में भी पूर्ण विकसित होता है, यानी कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ना, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन द्वारा होता है हमारी बॉडी पर। सेम हियर इन द हम बात करेंगे यदि फ्रॉग के बारे में, तो फ्रॉग में भी जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है और ये भी क्या है, वेल डेवलप्ड है। फाइन। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन सिस्टम व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन हमने पढ़ी थी ग्रंथियां दोनों, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन वाली, याद आ रही है? जिसमें क्या होता है, सिक्रीशन, स्त्रवण के आधार पे हमने बांटा था, याद आ रही है? इसी वाले चैप्टर की बात है, पुराने चैप्टर की बात नहीं है। एंडोक्राइन में हम कह रहे थे कि जितने भी हार्मोन है, एंजाइम कैसा होता है? एक्सोक्राइन वाला, और जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन, यानी कि जो हार्मोन का जो स्त्रवण होता है बॉडी के अंदर वो कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। ठीक है, आया समझ में आया? तो और तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स की बात हो रही है, नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। तो दो तरीके से बना हुआ है, एंडोक्राइन सिक्रेटरी इसके द्वारा, सिक्रेशन के द्वारा, और तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स के द्वारा बना हुआ है। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का सिक्रेशन है ना, एंडोक्राइन है भाई, अपना अपना हार्मोन सिक्रीट करेंगे तभी वो क्या करेंगे, समन्वय, कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, हाँ या ना। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, दैट मीन्स एंडोक्राइन इसमें हेल्प करती है। मेंढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां, पहले 1 मिनट देख लें अपन। ये देखो, ये जो है वो है मेंढक के न्यूरॉन सिस्टम के बारे में, कि यहाँ पर जो है इसकी नाजल सेक यानी कि जो नासिका छिद्र होते हैं। 1 मिनट कलर चेंज करने दो, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका नोज वाला, ये जो नोज वाला जो ये होल होते हैं वो, फाइन। उसके बाद में ये इसका सेरेब्रम, सेरेब्रम कहाँ होता है? हमारे अग्र मस्तिष्क में। जो मेंढक है उसके अग्र मस्तिष्क में भी आएगा, डोंट वरी, सेरेब्रम होता है ना, मस्तिष्क में, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। फिर यहाँ पर इसकी आईज वाला पार्ट होगा, ये हो गया आईज। अब जो मिड ब्रेन होगा इसका, ये हो गया इसका अपर ब्रेन यानी कि फोर ब्रेन, किसका? मेंढक का। अभी पढ़ेंगे लेकिन समझ लो क्योंकि डायग्राम छोटा हो जाएगा दोबारा। यहाँ पर हो गया इसका जो सेरेब्रम तक है वो क्या हो गया, इसका फोर ब्रेन। फिर जब इसमें ऑप्टिक वाला जो टाइप आएगा, जो ऑप्टिक ट्रैक होगी वो कहाँ पर होगी? इसकी मिड ब्रेन में। फिर यहाँ पर ये देखो, ये स्पाइनल कोड स्टार्ट हो गई। ये स्पाइनल क्या करेगी, ये कौन बनाएगा? इसका जो लास्ट वाला ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, जो लास्ट वाला यानी कि प्रोटो ब्रेन जो होता है वो क्या करेगा, इसका स्पाइनल कोड बनाने में इसको हेल्प करेगा। क्लियर बात? आगे देखें जरा। मेंढक की मुख्य अंतःस्रावी, अब आपसे ये पूछा जाता है बच्चों, क्वेश्चन है ये कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, जो एंडोक्राइन सिस्टम है या एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कौन कौन से हार्मोन का स्त्रवण करती है मेंढक के अंदर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, अग्नाशयी, अधिवृक्क यानी कि एडर्नल, और गोनाड्स, जो जनन वाले जो हैं, जितने भी हार्मोन हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होंगे। क्लियर हो गई? और ये कौन करेगा? जो इसका तंत्रिका तंत्र है वो काम करेगा। अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र जो है 3 तंत्रों का समावेश होता है यहाँ पर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
अब हम यहाँ देखेंगे जो इसका तंत्रिका तंत्र है ना, जो इसका नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है, ठीक है। CNS है ना, और PNS, और फिर होता है हमारा ANS, ठीक है। ANS, ये 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हो सकता है पूरा नाम याद ना रहे हमें। तो यहाँ पर CNS देख रहे हो आप, तो CNS में क्या क्या होगा, हमारा ब्रेन होगा, है ना, ब्रेन होगा, और क्या होगा, मेरु रज्जु होगा, ठीक है, मेरु रज्जु होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। अब क्या होगा, कपालीय में परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपाल होगा, ठीक है, और मेरु तंत्र होगा। ये हमें देखना है कि किस किस भागों से मिलकर बना होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ANS, ये 2 भागों में बटा होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये जो है इसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, और हमारा हो गया सिंपैथेटिक, PASANS। एक मिनट रुको, इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक में बोलेंगे अपन SANS, और जो पैरासिम्पैथेटिक, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, लर्न रहेगा आपको, और ये होगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक, है ना, पैरासिम्पैथेटिक ये एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये सिम्पैथेटिक ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, याद रहेगा आपको। देखो कभी कभी क्या होता है, अपन इतना सारा बोल लेते हैं ना तो अपनी जबान लड़खड़ाने लग जाती है, और मेरे साथ होता ही ऐसा है। मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बोलती हूँ ना, फिर उसके बाद मेरी बॉडी में क्या होता है, थकावट सी फील होने लगती है, और है ना जबान जो है वो रुकने लग जाती है। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि आज हमें अपना फ्रॉग कंप्लीट करना है। मेंढक का मस्तिष्क, अब अपन पढ़ेंगे ब्रेन ऑफ द फ्रॉग, है ना, ब्रेन ऑफ द फ्रॉग। ये बहुत आपको लग रहा होगा ना कि देखो जैसा हमारा ब्रेन होता है, लाइक बहुत ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अपन इसको ईजी कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो मेंढक का मस्तिष्क जो है कपाल में सुरक्षित रहता है। एक बॉक्स होता है, ठीक है, यानी एक स्केलेटल होता है, उसके अंदर जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, जैसे ये ब्रेन है, ये कपाल है, अब ये सुरक्षित है इस कंकाल के अंदर, ये कपाट के अंदर ये सुरक्षित है। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, 10 पेयर क्या होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स में रहता है, यानी कि ये कहाँ गया, यहाँ देखो, ये है मस्तिष्क, ठीक है, ये मस्तिष्क है, और ये एक कपाल है। इस कपाल के द्वारा, ये जो हड्डियों से मिलकर के कपाल बना है, इसमें ये सुरक्षित रहता है, ठीक है। और ये कपाल के अंदर क्या रहता है, बंद रहता है, क्लोज रहता है, ओपन नहीं रहता है। मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है, फोरहेड, फोर ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन और प्रोटो ब्रेन, ठीक है, प्रोटो ब्रेन या प्रो ब्रेन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब इधर देखो डायग्राम में, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो देख रहे हो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्या बोल रहे हैं इसको अपन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि 2 टुकड़ों में बांटना, ठीक है, और स्फीयर यानी कि एक राउंड शेप को 2 भागों में बांट दिया, तो ये कहलाएगा हेमिस्फीयर। तो जो सेरेब्रल है वो राउंड है और उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, इसको बोल दिया सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरेब्रल था, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, पेयर्ड, ये पेयर्ड है, क्या है, पेयर्ड है, तो इसको हम बोलेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फिर ये एक आप अंदर की तरफ देख रहे हो, ये वाली शेप, ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाइसेफेलोन। क्या बोलेंगे, डाइसेफेलोन। ये डाइसेफेलोन क्या होती है, नॉन पेयर्ड होती है, यानी कि ये नॉन पेयर्ड है, यानी कि ये एक ही है, देखो ये एक ही है, अलग अलग 2 टुकड़ों में नहीं बटी होती है, इसको हम बोलते हैं डाइसेफेलोन, ठीक है, इंसेफेलोन, डाइसेफेलोन बोलते हैं इसको। ये क्या है, ये दोनों, ये जो दोनों पार्ट है वो कहाँ पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियां, जुड़वा, घ्राणपालियां बोले तो सेरेब्रल
हेमिस्फीयर जो होती है वो जुड़वा होती हैं, युग्मित होती हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क, ठीक है, एक अग्र मस्तिष्क यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक अग्र मस्तिष्क यानी कि डायएन्सेफेलॉन होते हैं जो कि अयुग्मित होते हैं, पेयर्ड नहीं होते हैं। आया समझ में। मध्य मस्तिष्क, जो मध्य मस्तिष्क है ये आप देख रहे हो, कलर चेंज कर लूं क्या, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ठीक है, ये दो, ये क्या है, ऑप्टिकल लॉब, जहां पर दृष्टि को देखने के लिए बात हो रही है, यहाँ दृष्टि की। तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो है वो है मिड ब्रेन, ये क्या है, मिड ब्रेन है। और ये जो पार्ट है ये जो है वो है अग्र मस्तिष्क। आया समझ में। फिर हम देखेंगे पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिगेटा से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर जाकर के क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड बनती जाएगी और यहाँ पर पेरिफेरल हमारा होगा, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पर इस तरीके से। और अब क्या होगा, पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क होगा और मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित, ये देखो, मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जा से जुड़ा रहता है। इतनी सी बातें हमें याद रखनी है। अब हम देखेंगे इसका संवेदी अंग। मेंढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। स्पर्श अंग, ठीक है, जो टच सेंस को बताए। स्वाद अंग जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। गंध जो उसको स्मेल को बताए। दृष्टि नेत्र देखने के लिए। श्रवण सुनने के लिए, यानी कि हमारे तरह के ऑर्गन है इसके, सेम टू सेम सेंस ऑर्गन। इन सब में आंखें और आंतरिक कण सुव्यवस्थित होते हैं। जो नेत्र हैं और जो कण हैं आंतरिक, क्योंकि बाहरी इनके नहीं होते, आंतरिक कण जो है वो सुव्यवस्थित होते हैं। बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर, जो तंत्रिका सिरे होते हैं उन पर कोशिकाओं के गुच्छे में होते हैं। और मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होता है। भैया ऐसा गड्ढा होता है और इसके अंदर ये नेत्र प्रेजेंट होता है मेंढक के अंदर। ये देखो मेंढक बना दिया, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, मेंढक बना दिया, जो बहुत ही गंदा बना है। और ये इसकी जीभ होती है और ये लपक के क्या खा लेता है, इंसेक्ट को खा लेता है, ठीक है। ये साधारण नेत्र होते हैं इसके, कोई स्पेशल नेत्र नहीं होते, जैसे कि हमने कंपाउंड आइज पढ़ी थी उसके अंदर कॉकरोच में। मेंढक में बाहरी कण अनुपस्थित होते हैं, केवल कर्णपट ही बाहर से दिखाई देते हैं। जो कर्णपट है ये दिखाई देते हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है, उसको एक बॉडी को एक अरेंजमेंट भी देता है, एक कोऑर्डिनेशन भी देता है। फाइन, आया समझ में। अब पढ़ेंगे हम इसके प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन तंत्र हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया था अभी थोड़ी देर पहले। हमने बताया था कि उसकी अंडवाहिनी अलग खुलती है, मूत्रवाहिनी अलग खुलती है, फीमेल में मेल में दोनों एक साथ खुलती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेंढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग अलग और पूर्ण तरीके से सुविकसित होते हैं, जैसे ह्यूमंस में होते हैं। नर जनन तंत्र, नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृक्षण होते हैं, ठीक है। जब अपन नर की बात करेंगे तो इनके पास येलो कलर के वो होते हैं, टेस्टिस होते हैं। और वृक्क के ऊपरी भाग पे पेरिटोनियम, दोहरी वल्य और मेजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूछा जाता है जो वृक्षण है उस पे जो लेयर होती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, वो किसकी बनी होती है, तो वृक्क की जो किडनी होती है, जो किडनी होती है उसके ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय, पेरिटोनियम की दोहरी वलय और मेजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा ये चिपके रहते हैं। शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती है, जो कि वृक्षण से निकलने के बाद अपनी और वृक्क में धस जाती है। मतलब ये देखो आप यहाँ की तरफ, ये तो फैट सेल्स हैं इसकी, ठीक है, ये फैट सेल्स हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसकी वृक्षण है। यहाँ पर वृक्क शिराएं हैं और ये वृक्क शिराओं के द्वारा कहाँ है, ये किडनी में है। कहाँ पर है ये इसकी किडनी होती है, हाँ या ना, किडनी है, किडनी में क्या हो गए, धस गए, हाँ या ना। समझ में आया कि ये किडनी में जाकर के क्या हो गए, धस गए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट में, वृक्क में से विडर नाल खुलती है जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुल जाती है। अब देखो यहाँ पर ये देखो, हमने एक बात बोली थी जब पढ़ा था कि जो इसकी मूत्रवाहिनी है मेल में और जो इसकी ये है, मतलब जो वृक्षण के लिए जहाँ से शुक्राणु जहाँ से जाते हैं
वो दोनों एक साथ अवस्कर द्वार में खुलते हैं, एक साथ यहाँ पर जाकर के मिल जाएंगे और एक साथ खुलेंगे, अलग ना नलिकाएं नहीं है। अभी आके जाकर के और क्लियर हो जाएगी जब अपन मतलब मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे इसका। तो मूत्रवाहिनी में खुलती है। जब मूत्रवाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है, यानी कि दोनों क्या हो रहा है, मूत्र भी आ रहा है और जनन के लिए जो स्पर्म है वो भी आ रहे हैं, तो तब क्या होगा, मूत्रवाहिनी को ही अपन क्या कहेंगे, मूत्र जनन वाहिनी कहेंगे, जो कि वृक्क से बाहर आकर के अवस्कर में खुल जाती है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र और शुक्राणु को बाहर भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखो मादा जनन तंत्र। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। ये जो किडनी है, यहाँ पर कलर चेंज कर लूं, वहां पर देखो जब अपन नर में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर था वो टेस्टिस, लेकिन जब अपन मादा जनन तंत्र में बात करेंगे तो ये देखो ये रही अंडवाहिनी, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला जो शेप, ये कहाँ पर, वृक्क के ऊपर अंडाशय है, और इनमें ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, इनके अंडे हैं। आया समझ में? वहां पर तो ये वृक्षण था और यहाँ से शुक्राणु जा रहा था, है ना, यहाँ से शुक्राणु इसमें धस करके और यहाँ से यहाँ पर जा रहा था। लेकिन जब अपन बात करेंगे फीमेल में तो यहाँ पर अंडाशय से अंडे होंगे, अंडवाहिनी अलग है, अंडवाहिनी अलग से जा रही है और मूत्रवाहिनी अलग से जा रही है। लेकिन मेल में अपन ने बोला था मूत्रवाहिनी और जनन वाहिनी एक हो जाती है ना, मूत्रवाहिनी और जनन वाहिनी। भैया जनन यहाँ से जो शुक्राणु है वो यहाँ से आ रहे हैं मूत्रवाहिनी से ही, उसमें यहाँ से आ रहे थे शुक्राणु भी और मूत्र भी, और अवस्कर द्वार में खुल रहे थे। लेकिन इन द केस ऑफ फीमेल यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी मूत्रवाहिनी अलग है और अंडवाहिनी अलग है, तो हो गया अलग अलग चीजें, समझ में आ गई। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है ना, अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी संरचना में, ठीक है। इनमें बाहरी निषेचन पानी में होता है। कैसा पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। पूर्ण परिवर्धन जो है लार्वा के माध्यम से होता है, यानी कि अब तक अपन ने कहीं पर भी लार्वा नहीं पढ़ा था, अब अपन लार्वा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे टेडपोल पाया जाता है जो लार्वा कहलाता है। हो गया खत्म। अब अपन देखेंगे इसका आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या है, मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। वेरी गुड। अब तक कोई प्राणी नहीं आया था, मतलब आया था, केचुआ था, कॉकरोच तो पीड़ादायक ही है, वो उसको कभी लाभदायक नहीं बोल सकते। ये कीटों को खाता है और इस तरह से फसलों की रक्षा करता है, क्योंकि कीट नुकसान करते हैं ना, इंसेक्ट हमारी फसलों को खा जाते हैं। मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं। भाई देखो बारिश में ही सबसे अच्छी फसल होती है, मतलब पानी आराम से मिल जाता है ना, वातावरण एकदम होता है कि आप सारी जगह देखोगे हरियाली हरियाली है। उस दौरान इंसेक्ट भी बहुत सारे हो जाते हैं। यदि मेंढक ना हो और इंसेक्ट को ना खाएं तो इंसेक्ट की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो फसलों को नुकसान भी उतना ही होगा। ये पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है, और ये क्या करती है, कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल भी किए जाते हैं, यानी कि इसको इनटेक किया जाता है, फ्रॉग का मांस जो है वो खाया जाता है। इस तरीके से हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो गए। बस इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं, हाँ या ना, तो जल्द ही वो भी आ जाएंगे। फिर हम चलेंगे 8th पार्ट की तरफ। तब तक सारे के सारे नोट्स रिवाइज कर लो, सारे के सारे नीट के पेपर देख लो, कहाँ क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जब तक मैं चलती हूँ, धन्यवाद।